आज राज्यसभा में मायावती ने जब सहारनपुर की घटना का जिक्र किया, जब उस मुद्दे को उठाया, उस पर बात करने का इरादा बनाया, तो बीजेपी के जो सांसद हैं वो मायावती का पुरजोर विरोध करने लगे। आपको बता दें कि खुद जो राज्यसभा के जो सभापति हैं उन्होंने भी मायावती को सिर्फ 3 मिनट का वक्त इस पूरे मामले पर बोलने के लिए दिया था, जिससे मायावती पहले ही खफा चल रही थी। उन्होंने कहा कि 3 मिनट में इस मुद्दे को नहीं बताया जा सकता है, इस पर कोई गहरी चर्चा नहीं हो पाएगी। साथ ही जो बीजेपी के सांसद थे, जो राज्यसभा सांसद है बीजेपी के, वो मायावती का विरोध कर रहे थे। शोर बहुत ज़्यादा था। कह सकते हैं कि अगर मायावती अपनी बात कहती भी रहती तो वो महज एक औपचारिकता होती, बल्कि उसे कह देने का कोई बड़ा असर नहीं पड़ता। इसके बाद मायावती ने आनन फानन में फैसला करते हुए, तेज फैसला लेते हुए इस्तीफ़ा देने की बात कह दी और शाम गुजरने तक मायावती ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब इस इस्तीफ़े के बाद जो राजनीति है, दलितों के ऊपर जो राजनीति खास तौर पर चल रही है, वो किस तरफ मुड़ने वाली है, उस बारे में बात करने के लिए अभी हमारे साथ हैं प्रोफेसर राजकुमार, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उनसे बात करेंगे इस मामले पर। सर, पहला सवाल मेरा यही है कि क्या वाकई मायावती को जानबूझकर इस मामले पर बोलने से रोका जा रहा था? देखिए, अगर आप क्लिपिंग देखें जो वहाँ पे डिस्कशन हो रहा था, जो मायावती जी अपनी बात कहने का प्रयास कर रही थी, उसमें दूसरी तरफ से सत्ता पक्ष के लोग जो हैं वो निरंतर शोर शराबा मचा रहे थे और ज़्यादातर बातें सुनी नहीं जा रही थी। और उसके सही कहा आपने कि शायद उस तरीके से बात को रखने का अपना कोई मतलब नहीं है जब तक आपकी बात को संसद में शांति से ना सुना जाए। संसद जो है वो अपनी बात को रखने के लिए, वाद विवाद करने के लिए, जो गंभीर मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए है। इसलिए ये काफ़ी दुखद था, आज की घटना काफ़ी दुखद थी। जिस तरह से जो बीजेपी के सांसद हैं वो लगातार सदन में शोर कर रहे थे, तो क्या लगता है कि ये एक सोची समझी साजिश थी जिसके तहत वो जानते थे कि कोई बड़ा एक्शन ना हो जाए, इसलिए वो कोशिश कर रहे थे लगातार कि मायावती अपनी बात अगर रखने की भी कोशिश कर रही है तो उसको सुनने ना दिया जाए? क्या ऐसा कुछ नज़र आता है आपको? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और बहुजन समाज की एक बड़ी नेता होने के नाते पूरा देश उनकी बात को बहुत गौर से सुनता है। आज जिस तरह का माहौल देश के अंदर बना हुआ है, वहाँ पर अगर आप अपनी बात को नहीं रख सकते हैं, ख़ासतौर पे दबे कुचले लोगों की बात को आप अगर ठीक से नहीं रख सकते हैं संसद में, तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं उस तरह की ताकतें मजबूत हो रही हैं जो समाज के हाशिए के लोग हैं, चाहे वो दलित हैं, चाहे वो बैकवर्ड हैं, चाहे वो ट्राइबल्स हैं या और अकलियत के लोग हैं, उनकी बात को आप अगर उठा नहीं सकते हैं, उनकी बात को आप ठीक से रख नहीं सकते हैं, तो निश्चित रूप से सत्ता पक्ष जो है, जिसके हाथ में आज ताकत है, वो उनकी बात को कुचलने का प्रयास कर रहा है। ये अजीबोगरीब तरह का वाकया है जहाँ पे आप स्थगन आदेश अगर प्रस्ताव है और उसके बाद चर्चा हो रही है और वहाँ पे 3 मिनट आपको रखने के लिए बात समय दिया जा रहा है और उसमें सत्ता पक्ष ज़बरदस्त तरीके से शोर मचा रहा है और आपके उपसभापति भी जो हैं वो इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि कितनी महत्वपूर्ण बात की जा रही है, क्योंकि दलितों के ऊपर अत्याचार इस देश में रोज़मर्रा की बात हो गई है। वहाँ पे किसी की सेंसिबिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवोक नहीं होती हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि भाई अगर ये सबीरपुर की घटना की बात कर रहे हैं, सहारनपुर की घटना की बात कर रहे हैं जहाँ पे दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ है, तो ये कोई बहुत बड़ा राष्ट्रीय विषय नहीं है, क्योंकि दलितों के ऊपर अत्याचार सामान्य बात इस देश के अंदर हो गई है। इस मायनों में यह गंभीर विषय है जहाँ पर दलितों की आवाज़ को खास तौर पर, क्योंकि अगर आप ऊना की घटना को देखें तो उस घटना के खिलाफ मायावती जी ने राज्यसभा में पुरजोर उसका विरोध किया था, उसके बाद ही वो एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में सामने आया। उससे पहले रोहित विमला की बात को देखें तो उस मुद्दे को भी मायावती जी ने ज़बरदस्त तरीके से उठाया था और अब ये सबीरपुर वाला, सहारनपुर वाली घटना है, उसको उन्होंने उठाने का प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं पिछले समय में अगर हम देखें तो मायावती खास तौर पे यहाँ के जो दबे कुचले लोग हैं उनकी आवाज़ का प्रतिनिधित्व करते हुए नज़र आते हैं और संसद में उनके साथ आज जिस तरह का व्यवहार हुआ ये निहायत ही खेदजनक है। मुझे लगता है कि आज उन्होंने जो इस्तीफ़ा दिया है ये एक राष्ट्र को एक इशारा करने का प्रयास किया है कि किस तरह की ताकतों के हाथ में आज व्यवस्था है, वो किस तरीके से दबे कुचले लोगों की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। अगर संसद में आप अपनी बात को नहीं कह पा रहे हैं तो निश्चित रूप से इस पे हमें सोचना पड़ेगा कि क्यों एक राष्ट्रीय पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतना ज़्यादा मजबूर कर दिया गया कि आज उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दे दिया। ये सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के लिए या मायावती के लिए ही सोचने की बात नहीं है, बल्कि देश को सोचना इस पर पड़ेगा। लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए हम इस सबको, आम नागरिक को इस पर सोचना पड़ेगा कि आपकी आवाज़ दबे ना। आप जो भी मुद्दा उठाते हैं, चाहे वो दलितों के खिलाफ हिंसा हो रही है उसके बात हो या और किसानों के खिलाफ हिंसा हो रही है या देश में और दबे कुचले लोग हैं उनके खिलाफ कुछ शरारतें हो रही हैं, उन सब के खिलाफ जिसने भी आवाज़ उठाने का प्रयास किया उसको किसी न किसी तरीके से दबाया जा रहा है।
तो ये अपने आप में हमें अब देखना है कि भारत में लोकतंत्र को किस प्रकार से मजबूत किया जाए। आज उनका जो कदम है हमें भी बहुत, मुझे लगता है कि भारत के आम नागरिक को इससे दुख हुआ होगा कि किस प्रकार से उनको मजबूर किया गया। आप जानते हैं कि संसद इस देश की सबसे बड़ी संस्था है जहाँ पे हर व्यक्ति ये सोचता है कि भाई उसके मुद्दे को उठाया जाएगा। अगर आज मायावती जी ने संसद में सबीरपुर और सहारनपुर के दलित उत्पीड़न की घटनाओं को उठाने का प्रयास किया था तो उनको निश्चित रूप से समय दिया जाना चाहिए था। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो इस प्रकार का माहौल संसद में भी पैदा करना चाहते हैं। मेजॉरिटी अगर अभी तो राज्यसभा में सत्ता पक्ष की मेजॉरिटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे इतना हो हल्ला मचाया जा रहा था और सभापति महोदय खुद उसमें एक तरीके से उन्होंने जिस प्रकार से उन लोगों का साथ दिया और उनको बैठाने का प्रयास नहीं किया। ये हमें देखना पड़ेगा कि भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आम जनता को अपनी आवाज़ उठानी इस पर पड़ेगी। कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है राज्यसभा सांसद का जो कार्यकाल है, तो इसका क्या असर लग रहा है आपको? अब आगे क्या असर होने वाला है राजनीति में? देखिए, जहाँ तक 1 साल से ज़्यादा का समय बचने का सवाल है, अगर आप आज उनके इस्तीफे को देखें तो उसमें भी एक चीज़ का जिक्र है कि 2003 में भी उन्होंने अपनी सरकार से इस्तीफ़ा दे दिया था जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थी। लेकिन एक और मैं बात आपको बताऊं कि उससे पहले भी वो 2 बार इस्तीफ़ा दे चुकी थी। ये चाहे 1995 की बात है या 1998 की बात है, दोनों बार उन्होंने सरकार से इस्तीफ़ा दिया। तीसरी बार 2003 में इस्तीफ़ा दिया, जबकि वो चाहती तो सरकार को लंबा चला सकती थी। इसी तरीके से आज उन्होंने 1 साल का लगभग उनका समय बचा हुआ था और उन्हें मालूम है कि दोबारा उनको चुन के आना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश में उनके पास इतने विधायक नहीं हैं। तो ये अपने आप में विचारों के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको इंगित करता है। कहीं ना कहीं वो अगर किसी मुद्दे को महत्वपूर्ण समझती हैं तो उस पर अड़ जाती हैं, उस पर अपनी बात को बहुत मजबूती से कहती हैं और कितना भी कठोर कदम उनको उठाना पड़े ये उठाते हैं। और क्योंकि आज इन्होंने इस मुद्दे को खास तौर पे सहारनपुर में जो दलितों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है उस पर इसको केंद्रित किया है और ये भी कहा है कि देश भर में जिस प्रकार से मुस्लिमों के साथ, जिस प्रकार से ट्राइबल्स और पिछड़े लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ पे अगर मेरी बात को आज रखने नहीं दिया जा रहा है, अगर मुझे इस सदन में अपनी बात को रखने का हक नहीं है उनके प्रति, जिन लोगों का वो प्रतिनिधित्व करने की बात करती हैं, तो फिर सदन में रहने का अधिकार नहीं है। तो जब आज हर व्यक्ति ये नज़र आ रहा है कि वो सत्ता के पीछे भाग रहा है, किसी भी तरीके से राज्यसभा में या और चुनावों में अपने आप को ये इनके जिताना चाहता है, तो उस समय पे इन्होंने इस तरह का कदम उठाकर एक साहसिक कदम उठाया है मेरे हिसाब से, और समाज को ये संदेश देने का प्रयास किया है कि अगर बात मुद्दों की हो, अगर बात दलितों के उत्पीड़न की हो, समाज को ना बोलने देने की हो, तो फिर वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। ये देखिए, मैं आपको याद दिलाऊं कि इसी प्रकार से डॉक्टर अंबेडकर को जब अपनी बात सदन में नहीं कहने दी गई थी, जब उन्होंने हिंदू कोड बिल को रखने की बात की थी, जब उन्होंने खासतौर पे बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन की बात की गई थी, तो उन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया था, सरकार से त्यागपत्र दे दिया था। तो ये अपने आप में एक परिपाटी है यहाँ पे कि खास तौर पे बहुजन समाज के जो कुछ साथी, बहुजन समाज के जो नेता हैं, वो कई बार अपनी बात को मजबूती से कहने के लिए भी अपना इस तरीके से पदों से त्यागपत्र दे देते हैं या सत्ता से चिपके नहीं रहते हैं। मुझे लगता है कि ये बाकी लोगों को भी इस चीज़ से नज़ीर लेनी चाहिए, इस चीज़ से सबक लेना चाहिए। इस्तीफ़ा देना अपने आप में एक बड़ी बात है। एक पद पर रहते हुए अच्छा खासा मान सम्मान मिल रहा है और उस दौरान इस्तीफ़ा दिया जाए, वो भी तब जबकि अभी कार्यकाल की अवधि बाकी रहे। ऐसे में एक सवाल ये भी आता है कि दलित सहारनपुर की जो दलित विवाद जो पैदा हुए थे, वो 2 बार मामला बिगड़ा था। दोनों बार में ही मायावती ने सख्त एक्शन लेने की कोशिश की थी, लेकिन वहीं बीजेपी में भी दलित नेता हैं, वो लगातार चुप रहते हैं। तो उन जैसे लोगों के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या राय है उस बारे में? देखिए, आप जानते हैं कि पूना पैक्ट जो 1932 में हुआ डॉक्टर अंबेडकर और कांग्रेस के नेताओं के बीच में, उसके द्वारा पिछले 80 साल से जो व्यक्ति रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज में जीत के आ रहे हैं, खासतौर पे दूसरी पार्टियों के टिकट पे जीत के आ रहे हैं, वो अपनी ज़ुबान संसद में या राज्यसभा में या विधानसभाओं में नहीं खोलते हैं और अपनी पार्टी के एजेंडे को ही आगे बढ़ाते हैं। इसमें बीजेपी हो या और दूसरे दलों के लोग हों, ये लोग भी कभी भी जिन समाज के हित को का प्रतिनिधित्व करने के लिए इन्हें चुना गया, शेड्यूल टाइप्स और शेड्यूल कास्ट का, उनके पक्ष में कभी बोलते नज़र नहीं आए हैं। आमतौर
पे ये देखा गया है कि ये अपनी पार्टी के पक्ष में सिर्फ हाथ उठाते हुए नजर आते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात को कहा था कि ये लोग अगर मुंह खोलते हैं तो सिर्फ जम्बाही लेने के लिए मुंह खोलते हैं, या फिर अपने जो राजनीतिक इनके मास्टर्स हैं, पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, उनकी तरफ देखकर ये हाथ उठाते हैं। इसलिए चाहे वो बीजेपी के सांसद हों या फिर और दूसरी विपक्षी पार्टियों के सांसद रहे हों या पहले कांग्रेस के सांसद रहे हों, इन्होंने कभी भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के मुद्दों को उठाने का प्रयास नहीं किया है, ना ही उनके जो बड़े राजनीतिक हित हैं उसमें समर्थन इस तरह के लोगों ने दिया है। ये घोर कहना चाहिए, कम से कम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो राजनीतिक रूप से चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ये एक घोर निराशा का कारण है। और पिछले 80 साल में जिस तरीके से आप ये भी देखें कि ताज्जुब की बात है कि जो रिजर्वेशन का इशू है, रिजर्वेशन के इशू पे कई बार ये देखने को मिलता है कि दूसरी तरफ से जो जातिवादी लोग हैं वो ये कहते हैं कि रिजर्वेशन को 10 साल के लिए दिया गया था और उसके बाद इसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए था। यहाँ पे ये बात मैं बताना चाहूँगा कि रिजर्वेशन अगर टाइम बाउंड था तो वो राजनीतिक रिजर्वेशन था जिसमें लोकसभा और विधानसभा में प्रतिनिधित्व की बात थी, लेकिन आज तक पूरे देश में कहीं पर भी ये आंदोलन नहीं हुआ है कि इस रिजर्वेशन को बढ़ाया जाए। लेकिन इस रिजर्वेशन को चुपचाप हर 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। जो शिक्षा में और नौकरियों में रिजर्वेशन है वो टाइम बाउंड नहीं है, वो प्रतिनिधित्व की बात है। उसको जब तक कि इन लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं हो जाए, जब तक जाति व्यवस्था है, जब तक जाति का उत्पीड़न है, तब तक उनको शिक्षा में और नौकरियों में रिजर्वेशन मिलता रहेगा। तो वहाँ पर मनुवादी ताकतें बार बार शिक्षा और नौकरी के रिजर्वेशन को ख़त्म करने की बात करती हैं, उसको समाप्त करने की बात करती हैं। लेकिन जो राजनीतिक रिजर्वेशन है, जहाँ पर इस तरह के परजीवी सांसद और विधायक चुन के जाते हैं जो अपने ही समाज के हितों पर कुठाराघात करते हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार लोकसभा में जब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के रिजर्वेशन इन प्रमोशन का बिल आया था तो उसको एक इसी तरह के रिजर्व कैटेगरी के ही एक सांसद ने फाड़ दिया था। तो सामान्यतः ये देखा गया है कि ये रिजर्व कैटेगरी के सांसद या जो सत्ताधारी पार्टी के पास जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोग रहते हैं वो इनके पक्ष में बात नहीं रखते हैं। ये हमारी राजनीतिक व्यवस्था की बहुत बड़ी कमजोरी है, क्योंकि ये 25%, कम से कम 25% ये लोग हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स यहाँ पे हैं, लेकिन इनकी कोई भी आवाज़ संसद या विधानसभाओं में नहीं है, क्योंकि वहाँ जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो उनकी बात को कहने की ताकत नहीं रखते हैं। वो बार बार यही बात कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी हैं, अगर उनको आप देखें तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में सपोज एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 25% शेड्यूल कास्ट हैं और वो सीट रिजर्व है, तो अगर वो 25% लोग चाहें भी अपने प्रतिनिधि का चुनाव करना तो फिर वो नहीं चुना जाएगा, क्योंकि 75% नॉन शेड्यूल कास्ट हैं। और इसलिए ये लोग जो हैं नॉन शेड्यूल कास्ट की तरफ ज़्यादा देखने का प्रयास करते हैं, शेड्यूल कास्ट की तरफ कम देखने का प्रयास करते हैं। इनफैक्ट जो शेड्यूल कास्ट का सच्चा प्रतिनिधि है वो कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था की वजह से दूसरे लोगों की आंखों में चुभता है, इसलिए वो चुप रहता है, वो अपनी बात को नहीं कह पाता और दूसरे के साथ, जैसे मान्यवर कांसीराम साहब ने कहा कि ये चमचा एज उन्होंने एक किताब लिखी है, उस चमचा एज में इन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से बताने का प्रयास किया है कि किस तरीके से अपने मास्टर्स के चमचों के रूप में काम करते हैं। अगर इस्तीफे की बात की जाए तो सही मायनों में देखा जाए तो इस्तीफा देने का जो असली हक अब मतलब दिखाना चाहिए था कि हाँ मैं काम कर सकता हूँ, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना चाहिए था, क्योंकि उनके शासन में रहते हुए दलितों के साथ जिस तरह की जातीय घटनाएं की गई, मतलब खूनी विवाद पैदा हुए लगातार, वो भी एक बार नहीं 2 बार, और बड़े स्तर पर ये सब विवाद सामने आए। उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ खुद को एक काबिल मुख्यमंत्री के रूप में दर्शाते रहे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में बैठे दलितों के जो नेता हैं वो भी लगातार उस पर चुप्पी साधे रहे। ऐसे में जब मायावती ने इस पूरे मुद्दे को संसद में उठाने की कोशिश की तो उनको मजबूर किया गया और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। सर क्या लगता है इस इस्तीफे का क्या असर होगा? बीजेपी के पास उत्तर प्रदेश के अंदर 17 सांसद हैं जो शेड्यूल कास्ट हैं, उसी तरीके से उनके पास 70-75 विधायक हैं जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल जो जीत के आए हैं, लेकिन आज तक उन्होंने सब्बीरपुर कांड पर कोई खुल के अपनी बात नहीं रखी है। कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि उन्होंने निंदा तक इस चीज़ की हो। तो ये जिस तरह का माहौल चल रहा है, उस सारे के सारे माहौल में कहीं ना कहीं ये लगता है कि किसी को तो वो बिल्ली के गले में घंटी बांधनी पड़ेगी। इसमें आज जो ये इस्तीफ़ा दिया गया है, ये इस्तीफ़ा सिर्फ एक देखिए कुछ घटनाएं मात्र होती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं इतिहास बना जाती हैं। अगर आज भारत में विपक्ष कमज़ोर है,
कोई भी लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में अगर विपक्ष कमज़ोर है तो फिर वो लोकतंत्र भी कमज़ोर होगा, क्योंकि लोकतंत्र में टायरनी नहीं होनी चाहिए मेजॉरिटी की। उसको अपनी कोई भी पॉलिसी है, उस पॉलिसी का अगर विपक्ष विरोध करता है तभी जो उसमें सर्वोत्तम निकल के आएगा, लेकिन कोई विरोधी नहीं है, कोई विपक्षी नहीं है, तो फिर वहाँ पे कुछ खास होने वाला नहीं है। आज अगर भारत में देखें तो कहीं ना कहीं विपक्ष की आवाज़ कमज़ोर हुई है, संसद में भी विपक्ष की आवाज़ कमज़ोर हुई है। तो आज मुझे लगता है कि इससे कम से कम विपक्षी दलों के अंदर ये बात आएगी कि भाई सत्ता पक्ष के गलत नीतियों का विरोध करने के लिए उन्हें एकजुट होना पड़ेगा, उन्हें अपनी बात को इकट्ठा होकर कहना पड़ेगा, तब जाके उनकी बात को कहा जाएगा। ऐसा नहीं कि हमेशा सरकारें गलत होती हैं, सत्ता पक्ष गलत होती है, सत्ता पक्ष भी अच्छी बातें करती हैं, उसमें उनका साथ भी दिया जाना चाहिए, लेकिन सत्ता पक्ष की वो नीतियाँ जो जनता के खिलाफ हैं, जिनसे जनता को नुकसान हो सकता है, उन नीतियों के खिलाफ विपक्ष को मिलके अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। आज मुझे लगता है कि जिस प्रकार का माहौल संसद के अंदर है, एक राजनीतिक माहौल यहाँ पे है, आज मायावती जी का जो इस्तीफा है वो विपक्षी दलों की भी आंख खोलने का काम करेगा, उन्हें भी एक मंच पे लाने का प्रयास करेगा। और आज ये कुछ थोड़ा सा नज़र भी आ रहा था, अगर आप देखें कि समाजवादी पार्टी जो कई बार उत्तर प्रदेश में उनकी धुर विरोधी रहती है, उनके भी रामगोपाल यादव राज्यसभा में बहन जी का समर्थन कर रहे थे, उनको बोलने के लिए सभापति से कह रहे थे, और कांग्रेस और बाकी दलों के लोग भी उनके समर्थन की बात कर रहे थे। तो ये एक भारत के लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है, एक अच्छा संकेत है कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए। ये सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये सर्वमान्य सिद्धांत है कि सरकारें वहीं पे अच्छी लोकतांत्रिक तरीके से काम करती हैं जहां पे विपक्ष भी मजबूत होता है। अगर विपक्ष खत्म हो जाता है तो फिर वो निश्चित रूप से तानाशाही की तरफ जाएगा। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि 2019 का जो अभी लोकसभा का इलेक्शन आने वाला है उसमें कहीं ना कहीं ये विरोधी पार्टियों की नींव जो है, जड़ जो है, उसको कमज़ोर करेगा ये इस्तीफा? नहीं, विपक्षी पार्टियों की नींव को कमज़ोर करने का मुझे इसमें कोई कारण नज़र नहीं आता है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां अगर अपनी बात को मजबूती से रखती हैं तो आप ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ संसद में ही अपनी बात रखनी है। मान्यवर कांसीराम साहब का आप जानते हैं कि वो बहुत लंबे समय तक संसद का चुनाव नहीं लड़ रहे थे, या उनका कहना था कि मैं संसद में अभी नहीं जाऊंगा। जैसे कि वाकया मुझे याद आ रहा है कि 1997 में जब यहाँ 50 ये शताब्दी मनाई गई तो उस समय पे संसद में वो अपनी बात उन्होंने रखी और इस बात को कहा कि भाई मैं कभी कभी यहाँ पे आता हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, अगर हमारी बात को यहाँ पे नहीं सुना जाएगा तो हम सड़क पे अपनी बात को जनता को सुनाएंगे। तो आज विपक्षी दलों के पास ये अवसर है कि वो संसद ठीक है, लेकिन अल्टीमेट आपको जनता को जागृत करना पड़ेगा, लोगों के पास जाना पड़ेगा। तो अगर बहन जी या दूसरे विपक्षी दलों के नेता भी जनता के पास जाके सरकार की जो कमज़ोर नीतियां हैं, जो सरकार की जनता के खिलाफ की नीतियां हैं, उनके खिलाफ जन जागरण करती हैं तो अच्छी बात है। और इसमें आज जिस तरह की एकता नज़र आई आज के वाक़ये के बाद, उससे मुझे नहीं लगता कि विपक्षी लोग जो हैं विपक्षी दल कमज़ोर हुए हैं, बल्कि 2019 में इकट्ठा होने का एक उनको शायद आज एक अवसर प्रदान हुआ है। प्रोफेसर राजकुमार इस वक्त हमारे साथ थे। आज जो मायावती ने इस्तीफा दिया है संसद से, राज्यसभा सदन से, उसके बारे में बात कर रहे थे। लगातार मायावती ने राज्यसभा सांसद की जो सदस्यता थी वो आज त्याग दी है। मायावती एक उम्दा दर्जे की नेता है, इसमें कोई शक नहीं है। यही वजह है कि वो लगातार 4 बार उत्तर प्रदेश पर शासन कर चुकी है और जो बड़े अलग दूसरे दर्जे के नेता हैं उन्हें उनके दांत खट्टे कर चुकी हैं वो। लेकिन फिलहाल ये दिया गया इस्तीफा अब आगे क्या नया रंग लाएगा, राजनीतिक गलियारों में कौन सा नया हल्ला हो जाने वाला है, ये भविष्य में पता चलेगा। फिलहाल ये कहानी बन चुकी है कि अब मायावती को लेकर एक बड़ा जन आक्रोश शायद हमें देखने को मिलने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट रैन प्रताप के साथ मैं लव कुमार, नेशनल दस्तक, इंद्रपुरम, गाजियाबाद।